औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर है 4 जिसका नाम है द सेल। ठीक है, इसके हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं द सेल। सेल की डेफिनेशन है द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चर और द फंक्शनल यूनिट है, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। बाज़ औक़ात तो सेल भी एक खुद ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसा कि हमारे पास फंजाई बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एमर्जेंस एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमें दी गई है वो क्या बताते हैं? स्टडी ऑफ द सेल, ठीक है, बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय द रॉबर्ट हुक इन द 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और उसके डिस्कवरी के साथ साथ ही सेल की स्टडी जारी हो गई थी। हु रिपोर्टेड हिज वर्क इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक अपनी पब्लिकेशन शाया की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ द कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसने एक डेड प्लांट का एक हिस्सा लिया था और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। He observed that cork is composed of minute honeycomb like compartment। उसने देखा कि जो कॉर्क है वो एक छोटे छोटे हनीकॉम अपार्टमेंट की तरह है। ये उसकी शेप है। हनीकॉम यानी कि शहद का जो होती है छत्ता, ठीक है, उसका इस तरह का शेप होती है। उसने ये ऑब्जर्व किया। He termed as cell, उसने उन चीजों का सेल का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू हुक, हुक के मुताबिक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय द थिक वॉल। जैसे कि हनीकॉम का अगर छत्ता देखें तो वो अंदर से खाली होता है, लेकिन उसके चारों साइड्स पे ये देखें तो वो वॉल्स होती हैं। उसने भी यही कहा कि सेल जो है वो अंदर से खाली है लेकिन बाहर उसके थिक वॉल है। वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन was added to this idea in the following century। उस पूरे सेंचुरी के अंदर बहुत ही कम स्टडी हुई सेल के ऊपर। उसके बाद 19th सेंचुरी के शुरू में सेल के ऊपर फिर स्टडी जारी हो गई। लॉरेंस ओकन एक जर्मन साइंटिस्ट था, 1805 में उसने ये प्रपोज किया कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम आ कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और द सेल, कि तमाम जितने भी जानदार हैं वो वेसिकल्स या सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1809 में, उसको हम क्या कहते हैं, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नाम था उसका। उसने क्या कहा, नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू। ठीक है, किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं है अगर उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सेलुलर टिश्यू या सेल से ना बने हो। उसके बाद 1831 में फिर रॉबर्ट ब्राउन आया। उसने क्या किया, न्यूक्लियस का जो हमारे पास स्टडी है उसको बताया। न्यूक्लियस, उसने कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल का भी न्यूक्लियस है। उसकी इस डिस्कवरी की वजह से द सेल एज एन एम्प्टी स्पेस वाज चेंज। जो पहले हमें डिस्कवरी किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेसिस है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो इससे जो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी वो हमारे पास फॉल्स हो गई कि सेल खाली नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इट वॉज लेटर एस्टेब्लिश्ड दैट सेल इज नॉट द एम्प्टी स्पेस। अ जर्मन zoologist थियोडोर श्वान एंड द जर्मन बॉटनिस्ट शील्डन, इसको हम क्या नेम देते हैं, शील्डन श्वान थ्योरी का भी नेम देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो खाली चीज नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर सब कुछ है और वो इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दे फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट।
सेल्स जो है वो तीन बेसिक पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहला पार्ट क्या है जी, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद द फ्लूइड साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, साइटोप्लाज्म है, और आउटर थिन कवरिंग ऑन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द सेल वॉल दे सेड वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर, उन्होंने सेल वॉल को एडिशनल स्ट्रक्चर में शामिल किया कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब जो सेल वॉल है वो देखें तो हम प्लांट्स में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं है। यही बात इसलिए उसने सेल की कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होगी, एनिमल्स में नहीं होगी, इसलिए एडिशनल उसको नेम दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास द सेल थ्योरी इज वन ऑफ मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड के अंदर ये जो सेल थ्योरीज दी गई ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन था। It has wide-ranging effect in the field of biological science after the theory was presented. Many detail of cell was studied. उसके बाद एक और जर्मन फिजिशियन था रुडोल्फ विर्चू, जिसका नाम था, hypothesized that new cell was formed only by division of previously existing cell. उसने क्या प्रपोज किया रुडोल्फ विर्चू ने कि जो भी न्यू सेल बनेगा वो पुराने सेल से टूट के या पुराने सेल में से निकल के बनेगा, ठीक है। To put into the Virchow word, omnicellula is cellula. It was contrary to the idea of the abiogenesis. Living things are spontaneously from non-living things. इस चीज के ने किस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट किया, abiogenesis की थ्योरी को ज्यादा प्रपोज किया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं वो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बने हैं। वन ऑफ द प्रिवेलिंग बट कंट्रोवर्शियल आइडिया अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस चीज ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद आया लुईस पास्चर 1862 में, जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गुजरा है, उसने और भी थ्योरी दी हुई है। उसकी एक और थ्योरी है पास्चर थ्योरी, ठीक है। Supplements experiment proof for the Virchow hypothesis by demonstrating the microorganism bacteria. उसके बाद उसने आके बैक्टीरिया को स्टडी किया। फिर 1880 के अंदर ऑगस्ट वीजमैन आया, ठीक है। All presently living cell have common origin. उसने बताया कि जितने भी लिविंग सेल्स बने हैं वो क्या है, एक ही ओरिजिन से निकले हैं, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सब एक ही हैं। It was shown that there are fundamental similarities in the chemical composition, metabolic activities and the structure. लेकिन सबकी जो थ्योरीज थी उसके अंदर एक चीज जो थी वो कॉमन थी, वो क्या थी कि सेल जो है वो इंडिविजुअल काम कर सकता है, ठीक है। सेल इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर बट आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग। इसलिए सेल को सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बनाता, फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट कहा गया, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। So cell theory is very important unifying concept। जो सेल थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ये जो येलो बॉक्स है ये आ जाते हैं मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। इसमें से एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। The human naked eye can be differentiate between 2 points which are at least 1.0 mm apart। ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ 1.0 mm तक दो चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकती है। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द आई। ये क्या रेजोल्यूशन ऑफ आई है। द रेजोल्यूशन कैन इंक्रीज विद द एड ऑफ लेंसेज, लेंस लगा के हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन इज 2.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। जो टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, अपनी लैब्स वगैरह में, स्कूल कॉलेजेस की, उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 2.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। विच इज अबाउट 500x ऑफ दैट नेकेड आई, जिसकी रेंज क्या है, 500 गुना ज्यादा है हमारे इंसान की आंख से। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप विद एट लीस्ट डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर जिसमें डिफरेंस भी होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं 5x 10x की लेंसेज, बट अदर आल्सो एग्जिस्ट, इसके अलावा और भी एग्जिस्ट करती हैं। The magnification power of microscope is determined by multiplying the x value of the ocular lens. Therefore, a microscope with the 10x cellular lens, ये माइक्रोस्कोप के बारे में सारा बताया हुआ है। हम कॉमनली जो भी हमारे लैब्स में या स्कूल कॉलेजेस की लैब या यूनिवर्सिटी की लैब में भी सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और आई थिंक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो होंगे, और होने के बावजूद उनको कोई यूज करने वाला नहीं है। यूज किसी को करना ही नहीं आता, किसी के पास इतना नॉलेज ही नहीं है।
इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप बिटवीन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है, विच कुड मेक 500x ग्रेटर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड 2,50,000x ग्रेटर देन ऑफ दैट नेकेड आई। ह्यूमन आई जो देख सकती है उससे 500 गुना ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकता है, और जो 500 गुना कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकता है उससे 500 गुना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकता है। किस चीज को, ऑर्गन्स को, या जो भी हमारे पास चीज हो। नेक्स्ट हमारे पास है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी। जितने भी अब ये जिन्होंने भी थ्योरीज दी उन सब में से जो कॉमन थी वो ये चीजें थी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, जैसे बैक्टीरिया खुद एक सेल है और वो एक ऑर्गेनिज्म ही हम उनको कहते हैं। दूसरे, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, जितने भी सेल हैं वो पिछले सेल से ही बने हैं। नेक्स्ट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जी हाँ, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो 3 सैलिएंट फीचर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। क्या आ जाता है इसमें, एक्सप्लेन द सेल थ्योरी या सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल एज अ यूनिट एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अ सेल इज यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स जो है वो फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करता है, उसके बाद स्ट्रक्चर रोल भी परफॉर्म करता है। किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग्स देम, दे मुख्तलिफ सेल्स ग्रुप में डिवाइड होते हैं। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। बहुत सारे सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The function of the organism as a whole result in the sum of the activities and interactions of the different cells and the different component of the cell. एनिमल्स के अगर हम देखें तो मसल सेल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं। नर्व सेल जो है वो क्या काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्सिस को। ग्लैंड सेल्स हमारे पास क्या काम करते हैं, सेक्रीट करते हैं। रेड ब्लड सेल जो हेमोग्लोबिन में होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और स्टमक सेल जो है वो क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, ताकि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। इसी तरह प्लांट्स में देखें तो जाइलम होते हैं और फिलोइम सेल होते हैं। जाइलम क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जमीन से वो पानी और नमकियात वगैरह जो है वो खींचता है और ऊपर प्लांट्स के पार्ट्स में लेके जाता है, लीव्स में, स्टेम्स में और फ्लावर्स वगैरह में। जो फिलोइम है वो क्या करता है, फूड वगैरह जो है वो खींचता है और वो प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों में पहुंचाता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पैरेन्काइमा सेल, स्टोर सरप्लस फूड। वो फूड स्टोर करता है प्लांट्स के लिए ताकि किसी अनकंडीशनल सिचुएशन में वो फूड यूज हो सके। इस तरह कोलेनकाइमा सेल जो है वो क्या, फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन दे ग्रो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड द साइज, ठीक है। वही बात का हुआ है कि हर सेल जो है वो अपना अलहदा फंक्शन परफॉर्म करता है या मुख्तलिफ सेल मिलकर एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो कि सिर्फ अपना अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह नहीं है कि जो ये कोलेनकाइमा सेल है ये जाके पैराकाइमा सेल वाले काम करें और पैरेन्काइमा वाला कोलेनकाइमा वाले सेल का काम करें, नहीं। हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हर सेल परफॉर्म कर रहा होता है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सेल का। अगर इसमें कोई आपको क्यूरी हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।